Hey guys, my name is Dr. Shivam Mule and welcome back to NCIT Biology podcast series for 11th standard, 12th standard CBSE and for competitive exams like NEET. So बहुत दिन हो गए इस सीरीज का कोई भी नया एपिसोड आए हुए आई नो दैट लेकिन कुछ उलझनों में फंस गया था और शेड्यूल इतना बिजी हो गया था कि रिकॉर्ड करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही नीट 2021 की जो डेट अनाउंस हुई है मैंने सोच लिया कि इस सीरीज़ को जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना है और इसलिए मैंने टाइम निकालते हुए रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुड़े। मैं पिछले 4 सालों से जो है बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मैं साथ ही में जो है वो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड CBSE और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट के लिए भी पढ़ाता हूँ। मैं इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। आपको जो है मेरे प्रोफाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पे जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही में फ्री में मेरे सेशंस अनअकैडमी पे अटेंड करने के लिए आपको कोड लगाना है शुभम मुड़े 88 और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी जो है आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है @बायोकट्टा एंड वहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और साथ ही में एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरा कट्टा, जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको जो है बहुत सारा कंटेंट देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम भी है डॉक्टर शुभम मुड़े। उसकी भी लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं डॉक्टर शुभम मुड़े। आपको जो है टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिल जाएगा। सो गाइज देखा जाए तो इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, एप्पल पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और अब ये सीरीज़ के न्यू एपिसोड जो है वो जल्दी से जल्द आ जाएंगे और जो है मैं जल्द से जल्द जो है पूरा सिलेबस इस NCERT बायोलॉजी पॉडकास्ट के जरिए जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो ये जो पॉडकास्ट है इट्स अबाउट चैप्टर 16 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी NCERT, दैट इज डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। तो शुरू करते हैं। सो गाइज देखा जाए तो हमें जीने के लिए जो है वो काफ़ी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि फूड एंड क्लॉथ एंड शेल्टर। और इसमें से वन ऑफ द मेजर जो हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है दैट इज़ फूड। और हम जो फूड जनरली हम खाते हैं दैट इज़ दाल बाटी चूरमा या फिर सब्जी या डिफरेंट डिशेज जो आपको पसंद है। तो उसमें मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उनमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल जो है वो हमें भी लगते हैं हमारे बॉडी के लिए, वो भी जो है वो हमें फूड से ही मिलते हैं। और फूड बेसिकली करता क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। इसी के साथ साथ ये ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। एंड उसी के साथ साथ फूड तो लगता ही है, साथ में हमें वाटर भी लगता है। और इस वाटर का क्या रोल होता है? सो ये जो वाटर है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और ये हमें हमारी बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेशन जो भी पचाने का काम करता है। सो ये जो हम फूड खाते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। मतलब ये जो फूड हम खाते हैं इट इज़ मोस्टली कंटेंट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, मटेरियल होते हैं जिसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए जो है इसका सिस्टमेटिकली ब्रोकन डाउन करना, ठीक है, इसको जो है तोड़ना ज़रूरी होता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो काम होता है दैट इज़ ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इनको सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। और इसी प्रोसेस को यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और जैसे कि मैंने कहा कि डाइजेशन एक कैरी आउट किया जाता है बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखा जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल देखा जाए तो भैया इसमें 2 ओपनिंग्स होती है। एक तो एंटीरियरली जो हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ एंड पोस्टीरियरली जो एंड होती है टुवर्ड्स द एनस। और माउथ से शुरू होता है हमारी बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी जिसे हम अपना मुंह कहते हैं। सो ओरल कैविटी में क्या होता है भैया? सिंपल सी बात है, ओरल कैविटी में होते हैं नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर ऑर्गन जिससे मैं बड़बक कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके जरिए मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ, दैट इज टंग।
जो हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो फूड हम खाते हैं, जो हम एंजॉय करते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ टंग, क्योंकि इट कंटेन्स टेस्ट बड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टूथ। भैया टूथ जो है वो सॉकेट की तरह जो है वो अटके हुए होते हैं इन जॉ बोन, ठीक है। जैसे हम घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी चीज़ हो जिसकी पिन हम जो है सॉकेट में लगाते हैं, वैसे टीथ जो है हमारे जॉ बोन में सॉकेट की तरह घुसे हुए होते हैं। और ये जो अटैचमेंट है इसको हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स की बात करें जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, कि देखा जाए तो उनमें 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक है। 2 बार जो है टीथ आते हैं और 2 बार वो निकल जाता है। सो पहला जो टीथ आता है, जो सेट होता है टीथ का, वो टेम्परेरी होता है, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं या फिर डिसिडियस टीथ भी कहते हैं। जो 6-7 साल का जब हम हो जाते हैं तो वो गिरने लग जाते हैं और फिर इट इज रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, ठीक है, या अडल्ट टीथ उसे हम कहते हैं। और ये काफ़ी सालों तक रहते हैं, फिर ये परमानेंट होते हैं और फिर जैसे बुढ़ापा आ जाता है ये भी जो है वो डिटेरिएट होने लगते हैं और ये भी जो है धीरे धीरे गिरने लगते हैं। लेकिन आप ठीक से ब्रश करोगे तो ये आपके फॉरएवर रहेंगे। सो ये जो डेंटिशन है जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं डाइफायोडेंट। देन अगर हम अडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देखा जाए तो अडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो है वो 32 परमानेंट टीथ होते हैं और वो 4 डिफरेंट टाइप्स में जो है हमको देखने को मिलते हैं। नेमली देखा जाए तो इंसाइजर्स, सामने वाले टीथ हमारे, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। अब ये जो अरेंजमेंट होती है इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फार्मूला, और जो है 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। मतलब क्या, हर एक सेट, अगर हम हमारे मुंह को 4 सेट में डिवाइड करें तो हर एक सेट में जो है वो आपको 2 1 2 3 अरेंजमेंट मिलेगी। मतलब हर एक सेट में 8 टीथ मिलेंगे, 2 1 2 3। तो ऐसे 4 सेट से, इसलिए आपको 8 × 4 करेंगे तो राइट आंसर विल बी 32। अब ये जो च्यूइंग सरफेस होता है ना, वाइट सरफेस, जो जिसके जरिए हम च्यूइंग करते हैं फूड, वो मोस्टली बना होता है इनेमल, ठीक है, जो हमें मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, चबाने में हेल्प करता है। और टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल होती है। ये क्या करती है, जो फूड हम खाते हैं उसको जो है वो दांतों के नीचे ढकलने का काम करती है, और इसकी एक अटैचमेंट होती है टू द ओरल कैविटी, अगर देखोगे आपके टंग के नीचे, तो जिसको हम कहते हैं फ्रीनुलम। अब जो अपर सरफेस ऑफ द टंग है, इट हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, छोटे प्रोजेक्शंस उसमें होते हैं, और जिसके ऊपर जो है आपको लिटिल बिट टेस्ट बर्ड्स दिखेंगे, जिसके जरिए जो है आपको फूड का टेस्ट जो है वो पता चल जाता है। अब आगे अगर हम जाएंगे तो ओरल कैविटी जो है वो आगे जाने के बाद इट कंटेन्स शॉर्ट फेरेंक्स, ठीक है, जो कॉमन पैसेज होता है कि जहाँ से नाक से इंटरनल लेयर्स के जरिए हवा भी आती है और मुंह के जरिए जो है वो वहाँ पे क्या आ जाता है, फूड भी आ जाता है। फिर फेरेंक्स आगे जो है वो ईसोफेगस में तब्दील हो जाता है, एंड उसके सामने जो है वो एग्जैक्ट उसके सामने ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप की भी ओपनिंग होती है। ईसोफेगस और ट्रैकिया की ओपनिंग जो है आजू बाजू में होती है। तो हम जो फूड खाते हैं वो गलती से ट्रकिया के अंदर ना चला जाए, इसलिए वहां पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ये जो ट्रकिया की ओपनिंग होती है ना, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और इसके ऊपर जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो फूड की एंट्री को जो है वो ट्रकिया में नहीं आने देता है, उसको प्रिवेंट करता है। जब भी हम स्वॉलो करते हैं तो वो ओपनिंग को बंद कर लेता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। फिर ईसोफेगस देखा जाए तो ईसोफेगस जो आगे जाता है जिसमें फूड आता है, और एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, जो एकदम नेक के जरिए जो है थोरैक्स के जरिए एंड देन डायफ्राम के जरिए जो है नीचे जाती है टुवर्ड्स द स्टमक रीजन, और वो जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन, बैग लाइक ऑर्गन में जो है वो तब्दील हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्टमक। देखा जाए तो वहाँ पे ओपनिंग में जहाँ पे ईसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन होती है, वहाँ पे एक स्पिंचर होता है यानी कि दरवाज़ा होता है, जो फूड जो है वो एक बार ईसोफेगस से स्टमक में चला जाए तो उसको जो है फिर से ईसोफेगस में वो आने नहीं देता है, तो इसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर कहते हैं। और वहाँ पे जो पार्ट ओपन होता है स्टमक का उसको कार्डियक कहा जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसको कार्डियक स्पिंचर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टमक कहाँ पे लोकेटेड होता है, इट इज प्रेजेंट इन आवर अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, और इसके 4 पार्ट होते हैं जैसे कि मैंने कहा था। फर्स्ट पार्ट जो है वो कार्डिया, जहाँ पे ईसोफेगस जो है ओपन होता है, उसके बाद का जो पार्ट आता है दैट इज अ फंडिक रीजन,
उसके बाद बॉडी जहाँ पे मेन सेंट्रल पोर्शन होता है स्टमक का, एंड देन लास्ट पोर्शन दैट इज अ पाइलोरिक पोर्शन, जिसके जो है वो कहाँ पे ओपन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पे भी एक दरवाजा होता है जो क्या करता है, स्टमक का जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर से उसको स्टमक में नहीं आने देता है, तो उसको हम पाइलोरिक स्पिंचर जो है वो कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इट इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 जो है वो ऑर्गन्स या 3 रीजन्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सी शेप डिओडेनम, देन लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जो होता है इसको हम जेजुनम कहते हैं, एंड उसके बाद हाईली कॉइल्ड जो रीजन होता है इसको हम इलियम कहते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो ओपनिंग ऑफ स्टमक होती है इनटू डिओडेनम, ठीक है, पहला पार्ट जो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है जिससे हम क्या कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं। इट इज गार्डेड बाय सिंपल सा, जैसे कि मैंने बोला था, दैट इज अ पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है, पाइलोरिक स्पिंचर जो है उसे गार्ड करता है। अब इलियम जो है इट इज ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ डिस्टिंग्विशेबल पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, ठीक है, देन कोलॉन एंड देन रिक्टम। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीकम, कोलॉन एंड रिक्टम। अब सीकम क्या होता है, इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक जो होती है, ठीक है, स्मॉल ब्लाइंड सैक एक ऑर्गन होता है छोटा सा, और उसमें क्या होते हैं, प्रिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सीकम में जो है वो क्या होता है, सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें डाइजेशन में, फूड डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके आगे एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सीकम के आगे, जिसको हम कहते हैं वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स, ठीक है, दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। उसका एग्जैक्ट रोल जो है हमें अभी जो है वो नहीं पता है। ऐसे कहा जाता है कि एंसेस्टर पीरियड में जब हम पत्ते खाते थे कच्चे झाड़ के, तो सेल्यूलोज उसमें होता था, तो सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए ये काम आता था। लेकिन अभी हम जो है वो पका हुआ फूड खाते हैं, तो इसका कोई भी मेन रोल नहीं होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो ये अपेंडिक्स जो है वो काट दिया जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो। देन देखा जाए तो इसके बाद का जो पार्ट आता है दैट इज जैसा कि मैंने कहा था, सीकम जो है वो कोलॉन में ओपन होता है बाद में, ठीक है, ऊपर की पोर्शन से कोलॉन में, नीचे के लिए वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेंडिक्स, और ऊपर के जरिए जो है वो ओपन होता है इनटू द कोलॉन। कोलॉन के जो है 4 पार्ट्स होते हैं। ऊपर जाने वाला को हम कहते हैं असेंडिंग, फिर वो ऐसा टर्न लेता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स पार्ट, और फिर वो नीचे आ जाता है, फिर से बॉक्स बनाता है, उसे हम डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं, और फिर वो रेक्टम में ओपन होने वाला होता है। उसके ठीक पहले वाले पार्ट को हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं, ठीक है। फिर वो जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो ओपन होता है इनटू द रेक्टम, और फिर रेक्टम से जो है वो क्या होने वाला है, वहां पे ये ओपन होने वाला है इनटू द एनस, सिंपल सी। अब ये एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हुआ अब डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए जो है वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, फिर बाद में एनस के जरिए जो है वो बाहर डाला जाता है। अब थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एलिमेंट्री कैनल को देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल जो है फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। सबसे यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले वाला दैट इज सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, ठीक है। सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, ठीक है। इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स को हम मेसोथेलियम कहते हैं। तो सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ मेसोथेलियम। उसके बाद हम मस्कुलरिस की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो मस्कुलरिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा स्मूथ मसल्स भी आपको दिखेंगे जो इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर में जो है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें मेसोथेलियम होता है विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज, एंड मस्कुलरिस ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है एंड ये यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 फॉर्म में अरेंज हुआ होता है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऑब्लिक मसल लेयर जो भी है वो प्रेजेंट हो सकता है। देन सब म्यूकोसल लेयर की बात करें तो इट इज फाउंड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, और इसमें नर्व्स भी होती है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है। एंड डिओडेनल रीजन में जो देखा जाए तो सब म्यूकोसल लेयर में आपको एक ग्लैंड्स भी नजर आ जाएंगी, और वहाँ पे इनरमोस्ट लेयर की अगर हम बात करें तो इनरमोस्ट लेयर जो है इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। और स्टमक में जो देखा जाए तो लेयर जो है वो इरेगुलर फोर्स बनाता है, ये इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा का लेयर, जिसे हम रूगे कहते हैं।
एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में यही जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, वहाँ पे फिंगर लाइक स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, सो उसको हम विल्लाई कहते हैं। और ये विल्लाई जो है उनके ऊपर भी एक स्मॉल स्मॉल देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम माइक्रोविल्लाई कहते हैं। और ये क्या देते हैं, एक ब्रश बॉर्डर इसको। और ये मॉडिफिकेशन क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे विल्लाई के इनर स्ट्रक्चर की, तो विल्लाई जो है वो इट इज सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज जाती है उसके अंदर से, और इट कंटेन्स सम लिम्फ वेसल्स आल्सो। तो उन लिम्फ वेसल्स को हम लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम अभी म्यूकोसल इपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे आपको गॉबलेट सेल्स भी नजर आएंगी। जो गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है, इट सीक्रेट म्यूकस और वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। म्यूकस आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, ठीक है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो विल्लाइज होती है, ठीक है, ये क्या बनाती है, ये क्रिप्स बनाते हैं, ठीक है, हिल लाइक पोर्शंस बनाती है। और इन हिल लाइक पोर्शन के बीच में जो है वो नैरो एक पार्ट आता है, हॉलो नैरो एक पार्ट आता है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्रिप्स, ठीक है। और इसी के नाम से जो है एक साइंटिस्ट ने इसको जो खोजा था, विल्लाई के बीच में जो क्रिप्स होती है, और उन साइंटिस्ट के नाम से इसको नाम दिया गया क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। और यहाँ पे देखा जाए तो ये चारों के चारों जो है वो मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, सो इट इज यहाँ पे जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो है इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय इट इज 3 ग्लैंड्स, जिसमें सबसे पहले आती है चिक की ऊपर की ग्लैंड, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ के नीचे जो होती है उसको कहते हैं, एंड सब लिंगुअल जो टंग के नीचे होती है। तीनों जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और ये जो सिचुएटेड होती है जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, और ये जो है वो अपने कैनल्स के जरिए जो है वो सलाइवा जो है वो सीक्रेट करती है इनटू द बक्कल कैविटी। देन लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। इसका वेट की अगर हम बात करें तो 1.2 to 1.5 kg जो है वो देखा जाता है इन एडल्ट ह्यूमन। लीवर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसमें जो है हमको 2 लोब्स नजर आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो बहुत सारे लोबिल्स होते हैं जिसको हम हेपेटिक लोबिल्स कहते हैं, दैट आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर। और इन हेपेटिक लोबिल्स में क्या होता है, इसमें होती है हेपेटिक सेल्स जो कॉर्ड्स में, कॉर्ड फॉर्म में, ठीक है, कॉर्ड फॉर्म में यानी कि सर्कुलर फॉर्म में जो है वो अरेंज हुई होती है। और यहाँ पे एक एक लोबिल जो है इसके अराउंड एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शेप होता है जिसको हम ग्लिसोन्स कैप्सूल कहते हैं। और यहाँ पे जो सेल्स होती है हेपेटिक सेल्स, दैट सीक्रेट्स बाइल, ठीक है, बाइल जो सीक्रेट करती है, जो हेपेटिक डक्ट के जरिए जो है वो बाहर आता है, एंड इट इज स्टोर किया जाता है इनटू द थिन मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में से भी एक डक्ट निकलती है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद जो है वो हेपेटिक डक्ट जो है वो मिक्स हो जाती है। तो सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट जो है वो क्या फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फाइंड, सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन हो जाती है एंड दे फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड फिर वो आगे चली जाती है, ठीक है। और फिर पैनक्रियास से भी एक डक्ट होती है, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, वो बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है। और ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो डिओडेनम में ओपन हो जाती है, और इसी डक्ट को हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है जो डिओडेनम में ओपन होती है, वहाँ पे भी एक स्पिंचर होता है, दरवाजा होता है, जिसको नाम दिया गया है स्पिंचर ऑफ ऑड्डाई। तो स्पिंचर ऑफ ऑड्डाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है इनटू द डिओडेनम। चलिए बात करते हैं अबाउट द पैनक्रियास। पैनक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड,
जिसका फंक्शन एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन मतलब क्या? थ्रू द डक्ट्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो अपना सिक्रेशंस ब्लड में डायरेक्टली पोर करती है। अभी ये एक कंपाउंड इलॉन्गेटेड ऑर्गन होता है जो अपना सी शेप्ड डिओडेनम होता है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब इसका एक्सोक्राइन फंक्शन की हम बात करें तो ये एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का, इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड एंडोक्राइन जो पार्ट होता है इसका, ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स, दैट इज मोस्टली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। वी नो दैट इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है, एंड ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। मतलब इंसुलिन ग्लूकोज लेवल ब्लड की कम करने का काम करता है और ग्लूकागॉन बढ़ाने का काम करता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो भैया देखा जाए तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ये मैकेनिकली भी होती है और केमिकली भी होती है, मतलब बोथ बाय मैकेनिकल एंड अ केमिकल जो है ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द बक्कल कैविटी, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होती है वो बक्कल कैविटी से ही शुरू होती है। बक्कल कैविटी में क्या है भैया? टीथ है एंड द टंग। तो टीथ क्या करेंगे? मैस्टिकेशन का काम करेंगे। एंड टंग क्या करेगी? टंग जो है फूड को जो है वो मैस्टिकेशन के लिए इधर उधर ढकेलेगी, साथ ही में टेस्ट का भी पता चली जाता है, बोनस। एंड साथ ही में ये क्या करती है कि मैस्टिकेट करने के साथ साथ यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बक्कल कैविटी में प्रेजेंट, दे सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा में होता है म्यूकस, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ये म्यूकस क्या करता है? वो जो फूड पार्टिकल जो हमारे मुंह में हम मैस्टिकेट कर रहे हैं उसको जो है वो अधेयर करके रखने का काम करता है, ठीक है, उसको जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू द बोलस, ठीक है। और अराउंड जो है वो म्यूकस का लेयर होता है, तो उसी की वजह से जो है ये क्या हो जाता है? स्मूथली पास होता है थ्रू द ईसोफेगस। अब जो है हम फूड पार्टिकल नहीं कहेंगे उसे, ठीक है। अब उस हमने फूड को मैस्टिकेट कर लिया और उसके अराउंड सलाइवा का लेयर आ गया, म्यूकस का लेयर आ गया, तो हम उसको अब कहेंगे बोलस, ठीक है। अब बोलस जो है वो फेरेंक्स के अंदर जाता है, ठीक है, फेरेंक्स जो है वो ईसोफेगस के अंदर जाएगा। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू टंग जो है वो पैलेट को टच होती है और फूड दैट इज बोलस, ओके, बोलस जो है वो फेरेंक्स रीजन में जाता है और फिर ईसोफेगस रीजन में जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिग्लूटेशन कहते हैं, ठीक है। स्वॉलोइंग के एक्ट को हम डिग्लूटेशन कहते हैं। अब बोलस जो है वो धीरे धीरे ईसोफेगस के जरिए जो है वो नीचे जाने लगता है। और ये कैसे जाता है? सक्सेसिव वेव्स के जरिए जाता है। रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसका। ये जो प्रोसेस है जिसमें रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनटू द ईसोफेगस, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। अब ईसोफेगस जो है वो ओपन होने लगता है इनटू द स्टमक, और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में वहां पे एक दरवाजा होता है, डोर होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर, जो क्या करता है? ये फूड का पैसेज जो है, फूड का जो दैट इज बोलस का जो एंट्रेंस है, ये गाइड करते हैं, ये जो है वो गार्ड करने का कोशिश करता है और फूड को जो है या बोलस को जो है वो स्टमक में एंट्री देता है और फिर उसको वापस नहीं आने देता इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। तो ये एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है कि वापस नहीं आने चाहिए, क्योंकि स्टमक में जो है वो एसिड होता है भाई, ठीक है। एसिड जो अगर ईसोफेगस में आ गया तो ये ईसोफेगस को डैमेज कर सकता है, साथ ही में फूड वापस आ जाएगा तो हमको जो है वो कभी कभी आ जाता है वापस, तो उसको हम वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। सो उसको नॉर्मली जो है वो आने नहीं देता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बोलस जो है वो जा चुका है इनटू द स्टमक, लेकिन उससे पहले, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ओरल कैविटी में इसके साथ जो है वो क्या होता है? सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोरीन आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, एंड इंजाइम्स होता है। इंजाइम मोस्टली कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, एंड लाइसोजाइम भी होता है इसमें, ताकि हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। सो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस भी होती है। देखो, मैकेनिकल के बारे में हमने पहले बात की, जो मैस्टिकेशन के जरिए होता है। अब केमिकल भी बात कर लेते हैं कि बक्कल कैविटी में केमिकल प्रक्रिया कौन सी होती है। तो इसमें जो एंजाइम्स होता है सलाइवा में, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है वो हाइड्रोलाइटिक एक्शन करता है ऑन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। फूड में जो हमने फूड पार्टिकल मुंह में डाले हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हाइड्रोलाइटिक एक्शन करता है, उसके ऊपर उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। सो इट्स अ स्प्लिटिंग एंजाइम। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। और इसका पीएच की अगर हम बात करें इस एंजाइम की, वो होता है अराउंड 6.8 पीएच, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उसको जो है ये क्या करता है? डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, दैट इज इनटू द माल्टोज, ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और लाइसोजाइम, जैसे कि मैंने कहा कि भैया ये एंटीबैक्टीरियल है,
ठीक है, ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का काम करता है। सो पहला फिजिकल प्रोसेस हुआ बक्कल कैविटी में, दूसरा केमिकल प्रोसेस हुआ, वो भी शुरू हुआ फ्रॉम द बक्कल कैविटी। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस टीथ और टंग के जरिए हुआ और केमिकल प्रोसेस हुआ थ्रू द सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो स्टार्च जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एट pH 6.H जो है ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द माल्टोज। ओके, अब जो है वो बोलस जो आ गया है इनटू द स्टमक। स्टमक में भी मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो थोड़ा सा स्टमक के सेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो है वो मेनली 3 टाइप ऑफ सेल्स जो है हमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें होती है सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स जो सिक्रेट करती है म्यूकस। ठीक है, नाम में ही उसका आंसर आ जाएगा अगर ये एमसीक्यू आता है। फिर होती है पेप्टिक सेल्स, ये भी काफी बार एमसीक्यू पूछा जाता है। पेप्टिक सेल्स को हम चीफ सेल्स भी कहते हैं। तो पेप्टिक एंड चीफ सेल्स वो क्या सिक्रेट करती है, दे सिक्रेट प्रोएंजाइम। ठीक है, दैट इज पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन सिक्रेट करने का काम करती है। साथ ही में वहां पे एक और एक सेल होती है दैट इज पराइटल। पराइटल सेल को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स। ठीक है, पेप्टिक को चीफ, पराइटल को ऑक्सेंटिक। और पराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स क्या सिक्रेट करती है, दे सिक्रेट HCl। साथ ही में दे सिक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन क्या होता है, इट इज अ फैक्टर दैट इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये काफी ज्यादा मदद करता है। ओके, आपके लिए सवाल है इस पॉडकास्ट के जरिए, विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें कौन सा डिसीज होता है। ठीक है, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताएंगे इन अ कमेंट सेक्शन। देन अभी ये जो स्टमक है ये स्टोर करता है फूड अराउंड 4 to 5 आवर्स। ठीक है, और इसकी इस 4 to 5 आवर प्रॉपरली मिक्स होता है। ठीक है, प्रॉपरली मिक्स होता है एंड इसमें जो है वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस आ जाता है। ठीक है, और साथ ही में स्टमक में जो है क्या होता है, मिक्सर लाइक मूवमेंट होते हैं, उसे चर्निंग मूवमेंट्स हम कहते हैं। मैंने बोला था मैकेनिकली भी होता है, तो चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं। तो काफी अच्छी तरीके से जो है ये जो फूड है या बोलस जो है वो एसिड के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है और अब हम इसे कहते हैं काइम। ठीक है, चाइम भी कह सकते हैं, काइम अपना अपना प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो काइम कहेंगे हम यहाँ पे। सो इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने बोला कि एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स क्या करती है, दे सिक्रेट प्रो एंजाइम। ठीक है, प्रो एंजाइम मतलब क्या, प्रीवियस फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजेन। ठीक है, अब यहाँ पे पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल पेप्सिनोजेन सिक्रेट करेंगी और जैसे ही वो स्टमक के एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम एक्टिव, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स का कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। सो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रोटियोजेस एंड द पेप्टोन्स। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे जो है वो आ रहा है, यहाँ पे साथ में जो है वो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में एसिड है। ठीक है, HCl है। सो HCl जो है वो स्टमक को डैमेज कर सकता है, स्टमक के टिश्यू को डैमेज कर सकता है। तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टमक के पूरे अंदर की जो वॉल होती है उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये बना लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ये जो HCl जो है जिसका pH अराउंड 1.8 होता है। ठीक है, तो इसको जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है लगभग, अगर ये हमारे बॉडी पे गिर जाता है तो स्किन जो है वो जल जाती है, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है। तो इससे प्रिवेंट करने का काम जो है ये म्यूकस एंड ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ साथ यहाँ पे और एक एंजाइम होता है दैट इज रेनिन, और मैं यहाँ पे जानबूझ के मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग कैपिटल RENNIN। ठीक है, डबल एन है उसमें, रेनिन। ठीक है, इसे हम रेनिन भी कह सकते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूज ना हो, जो किडनी सिक्रेट करती है दैट इज रेनिन। ठीक है, तो जक्स्ट्राग्लोबुलर एप्टस की जो रेनिन एंजाइम होता है उसके साथ हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे रेनिन कह रहा हूँ इससे, ताकि आपको ध्यान में रखे कि स्टमक में रेनिन होता है यानी कि डबल एन होता है। तो रेनिन इज ऑल्सो द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, इन्फेंट्स। ठीक है,
और ये भी क्या करता है, सेम एंजाइम सेम एक्ट करता है जो पेप्सिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करता है। ये जो है ये डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स में हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में जो है ये हेल्प करता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, काइसिन, ठीक है, तो ये काइसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़े बहुत मात्रा में लाइपेजेस जो है वो भी सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, लाइपेजेस जो भी सिक्रेट किया जाता है स्टमक में, लेकिन उतना वहाँ पे वो फंक्शनल नहीं होता है। लाइपेजेस जो है वो फर्दर जो है जब ये अभी स्टमक से जो है काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये जो हमारा काइम है ये जाएगा टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अभी यहाँ पे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और गैस, यहाँ पे देखा जाए तो स्टमक के बीच में भी एक स्पिंचर होता है, दरवाजा होता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक स्पिंचर, ठीक है, गैस्ट्रिक स्पिंचर कहते हैं, क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार फूट गया तो वो वापस यहाँ पे स्टमक में ना आए। देन चलिए अब बात करते हैं अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो मोस्टली केमिकली होता है, और एनसीईआरटी में इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं जो है आपको इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा। तो देखो अभी स्टमक में जो है वो क्या यहाँ पे प्रिपेयर हुआ था, दैट इज काइम। काइम में ऑफकोर्स जो होगा वो एसिड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो काइम की एंट्री जो है वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और एक बार फूड या काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो वो वापस वो स्टमक में ना आए यहाँ पे, इसलिए भी वहाँ पे क्या होता है, दरवाजा होता है, एक डोर होता है, ठीक है, जो बैक फ्लो काइम का जो है इनटू द स्टमक जो है प्रिवेंट करेगा, और वहाँ पे उस दरवाजे को हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। अब फूड जो है वो यहाँ पे आ गया है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अलग अलग टाइप के सिक्रेशन जो है वो सीक्रेट होता है, जिसमें आएगा बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड इंटेस्टाइनल जूस जो खुद इंटेस्टाइन अपना जो है वो प्रोड्यूस करता है। शुरू करते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, तो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेजेस एंड न्यूक्लियेजेस, ठीक है, ये सारे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। तो इसमें जो ट्रिप्सिनोजेन जो है उसको एक्टिव करने का काम जो है एक एंजाइम करता है जो इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, दैट इज एंटेरोकाइनेस, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो एंटेरोकाइनेस को सीक्रेट करता है, और ये ट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन ट्रिप्सिन में करता है। ये एमसीक्यू काफी बार पूछा गया है, ये नीट 2020 में अभी फिलहाल जो है ये पूछा गया था, और काफी बार जो है पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, फिर बाकी के जो इनएक्टिव एंजाइम्स है पैनक्रियास के उनको एक्टिव करने का काम करेगा। साथ ही में यहाँ पे बाइल जूस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाइल जूस में आपको जो है वो देखने को मिलेगा बाइल पिगमेंट्स, दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन, साथ में बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्टेरॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से आ रहे हैं, लीवर से आ रहे हैं, ठीक है, हेपेटिक डक्ट आ रही है, फिर गॉल ब्लैडर से आ रहे हैं, सिस्टिक डक्ट आ रही है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें बाइल सैट्स मिलेंगे आपको, कोलेस्टेरॉल मिलेगा, फॉस्फोलिपिड मिलेगा, लेकिन एंजाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि लीवर डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, लीवर जो है वो कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, ओके। तो ये जो बाइल सैट्स ये क्या करते हैं, ये जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं, ठीक है, और ये फैट का कन्वर्जन करते हैं इनटू द वेरी स्मॉल माइसिल्स, ठीक है, वेरी स्मॉल माइसिल्स में जो है इसका कन्वर्जन करते हैं। साथ ही में ये लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब इंटेस्टाइन की बात करें तो देखो स्टमक में जो काइम होगा उसमें एसिड मिक्स हुआ होगा। अभी वैसे का वैसा एसिड अगर इंटेस्टाइन में आ जाए तो इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे भी गॉबलेट सेल्स होती है, गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, जो क्या करते हैं एसिड रिफ्लेक्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। साथ ही में ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसका पीएच होता है अराउंड 7.8, ठीक है, 7.8 पीएच होता है उसका अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये क्या करता है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है, ठीक है, एंजाइम्स को बूस्ट करता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अदर थिंग्स,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये जो है यहाँ पे तरह तरह के सेल्स होती है, ब्रश बॉर्डर यहाँ पे सेल्स होती है जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। इसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस। इसमें क्या क्या होता है, इसमें डाइसैकेराइडेज होते हैं, ठीक है, डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियेजेस पैनक्रियाटिक जूस में, न्यूक्लियोसाइडेजेस इनटू द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे एक सब म्यूकोसल लेयर जो होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइनल जूस में, वहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है एंड ब्रूनर्स ग्लैंड भी क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। ब्रूनर्स ग्लैंड इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो ये सारे सिक्रेशन जो है वो यहाँ पे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। अभी डाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ। बक्कल कैविटी में हमने लगभग 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। वहां पे कौन सा भी लिपिड का जो है वो डाइजेशन हुआ नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटीन्स का भी कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ था माउथ में, फिर वो स्टमक में आ जाता है, यहाँ पे लाइपेजेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो लिपिड का डाइजेशन चालू हो जाता है, प्रोटीन जहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होते थे, हमने कहा था स्टमक में, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। अब ये जो प्रोटीन्स, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स काइम के जरिए जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और इनके ऊपर एक्ट करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, दैट इज ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। और ये जो प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स का कन्वर्जन, ठीक है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, पैनक्रियाटिक के एंजाइम्स ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द डाइपेप्टाइडेस, ठीक है। सो प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन पार्शियली जो डाइजेस्टेड होते आते हैं फ्रॉम द स्टमक, वो डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ठीक है। साथ ही में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो 30% बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो भी अभी बाकी का 70% हिस्सा जो है वो काइम के जरिए जो है वो आ जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे एक्ट करता है उसके ऊपर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का जो है कन्वर्जन करता है इनटू द डाइसैकेराइड्स। देखो अभी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, डाई 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 में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में किया, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स में किया, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे फैट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैट्स के ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो एक्ट हो जाता है, लाइपेजेस। साथ ही में बाइल जूस भी इसके ऊपर एक्ट हो जाता है और ये फैट्स का कन्वर्जन करता है इनटू द मोनोग्लिसराइड्स। साथ ही में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स भी है, न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर न्यूक्लियेजेस एक्ट करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और फर्दर वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द न्यूक्लियोसाइड्स, ओके। तो ये अभी क्या हो गया, अभी पैनक्रियाटिक जूस के वजह से जो है ये सारे जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स थे ये क्या हो गए, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स और यहाँ पे मोनोग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब अगली बारी आती है इंटेस्टाइनल जूस की। और इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, ये सारे जो डाई 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 है ना, ठीक है, इनको जो है वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जेजुनम और इलियम रीजन में ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है वो क्या किया जाए, इनटू द ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाए। अब यहाँ पे कौन कौन सी एक्शन होती है देखो, इंटेस्टाइनल जूस, डाइपेप्टाइड्स का कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेजेस जो इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइड्स जो प्रोटीन के डाइजेशन से फॉर्म हुए हैं बाय द पैनक्रियाटिक जूस, दैट इज ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, उनका कन्वर्जन ये करता है इनटू द अमीनो एसिड्स। माल्टेज का, ठीक है, जो डाइसैकेराइड है, ठीक है, माल्टोज का कन्वर्जन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज जो इंटेस्टाइन सीक्रेट कर रहा है, ये माल्टोज का कन्वर्जन करता है इनटू द 2 molecules of glucose, that is glucose plus glucose. Lactose is also disaccharide और लैक्टेज इंजाइम के प्रेजेंट में जो इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज को सिमिलरली सुक्रेस इंजाइम जो है इसके ऊपर एक्ट करता है और उसको वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। अभी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो फॉर्म हुए हैं बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेजेस, वो इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेजेस कन्वर्ट होते हैं इनटू द न्यूक्लियोसाइडेजेस। और न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस दैट इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द सिंपल शुगर एंड बेसिस, ठीक है। एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो लाइपेज और बाइल एंजाइम के एक्शन के कारण फॉर्म हुए थे,
वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस फिर से जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी जो है, ये सारा ब्रेकडाउन जो है वो किस में हो रहा है? देखो अभी डिओडियनम रीजन में हो रहा है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सब अभी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फॉर्म हो गए। ठीक है, मोनोग्लिसराइड्स, फिर सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, देन शुगर बेसिस फॉर्म हो गए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स फॉर्म हो गए। ये सारी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ये आते हैं इनटू द जेजुनम एंड इलियम, और वहां से ये क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, अभी अभी हम इसको जो है काइल कहते हैं मोस्टली, और ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है वो आगे प्रोपेल किए जाते हैं इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कोई पिकुलर फंक्शन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मोस्टली एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। साथ ही में जो है ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को जो है बाहर ढकलने का भी काम करता है, और वहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो ये जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, या काइल है, जिसको हम अभी फीसिस कहते हैं, इन फीसिस को जो है स्मूथली पैसेज करने में जो है वो हेल्प करता है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन से जो है ये जो फीसिस है ये इनटू द सीकम जो है वो प्रोपेल किए जाते हैं थ्रू द इलियोसिकल वॉल। ठीक है, इलियोसिकल वॉल के जरिए सीकम में डाले जाते हैं, फिर वहां से सीकम से जो है ये टेम्परेरी स्टोर किए जाते हैं इनटू द रेक्टम। ठीक है, और फिर रेक्टम से जो है ये बाहर डाले जाते हैं थ्रू द एनस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेशिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफेशिएशन। अभी जो ये सारी प्रोसेस हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की देखी, इट इज अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। जैसे कि हमें कोई फूड दिखता है या उसकी स्मेल आती है तो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, सो ये इस बात का प्रूफ है कि हम जो है ये सारी प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ये न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के अंडर है। मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी अगर हम बात करें, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो भी जो है वो अंडर न्यूरल मैकेनिज्म होती है, और ये तरह तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूस, हार्मोन, ये जो सारे सीक्रेट होते हैं ये सीक्रेट किए जाते हैं बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। अब बात करते हैं अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। देखो, एनर्जी जो है वो हमें जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, और ये जो फूड हम खाते हैं इससे हम क्या करते हैं? एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को जो है वो मोस्टली हीट एनर्जी के फॉर्म में जो है मेजर किया जाता है, और इसका जो है यूनिट है दैट इज जूल और कैलोरीज। यहाँ पे जूल और 1 जूल या 1 कैलोरी को बहुत ही सिंपल वे से जो है वो डिफाइन किया गया है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लें और उसका टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज़ 1 कैलोरी और 1 जूल। देखा जाए तो ये काफ़ी स्मॉलर यूनिट है, इसलिए मोस्टली फिजियोलॉजिस्ट जो है वो किलो कैलोरीज और किलो जूल जो है वो यूज़ करते हैं। व्हाट इज किलो कैलोरी और किलो जूल? तो किलो कैलोरी में क्या करते हैं हम? बस यूनिट चेंज करना है हमको, जो है 1 ग्राम ऑफ फूड, 1 ग्राम ऑफ हमने वाटर लिया था, अभी 1 kg ऑफ वाटर लेना है हमको, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल। अभी न्यूट्रिशियनिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो प्रोटीन की भी निकाली, कार्बोहाइड्रेट की भी निकाली और फैट की भी निकाली। वहाँ पे 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, दूसरी होती है फिजियोलॉजिक। ठीक है, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, हम जो है वो कोई भी फूड लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ फूड लेते हैं, उसको एक क्लोज मेटल चैम्बर में रखते हैं और उसको जो है कंबस्ट करते हैं, पूरा जला देते हैं। तो उसको पूरा कंबस्ट करने के बाद जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उससे, दैट इज अ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। और अगर हम एक्चुअल अमाउंट हम देखें, ठीक है, इन रियल लाइफ विदाउट क्लोज कंटेनर ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, दैट इज इट्स फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की होती है 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन की होती है 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम, एंड फैट्स की होती है 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, ये क्या हो गई? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू।
अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यूज। तो फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन्स की भी होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, एंड फैट्स की होती है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो ये हो गई बात ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फास्ट। ठीक है, फैट्स। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट जो होते हैं डाइजेशन के, ठीक है, जो हमने मोनोसैकेराइड्स या फिर मोनोमर्स फॉर्म किए ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो हमने फॉर्म किया है, उसका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के जरिए एब्जॉर्ब करना इनटू द ब्लड और द लिम्फ। ठीक है, सो इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। अभी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, अगर हम बात करें ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस, ये जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस है, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, ये मोस्टली डिपेंड होता है अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, मतलब ब्लड में उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है और इंटेस्टाइन में उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम सम सब्सटेंसेस की बात करें, देखा जाए तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। देखो अभी ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्ब किया जाता है, और यहाँ पे ग्लूकोज, फिर से ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो है ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए मोस्टली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैच द पेयर वाले एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है ये भी डिपेंड होता है अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है, कहाँ पे कम है। अभी कुछ का एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसमें उनकी एनर्जी लगती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अमीनो एसिड्स जिसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, और यहाँ पे फिर से अभी देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन भी होता था, अभी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, और अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फैटी एसिड्स और अगर ग्लिसरॉल की हम बात करें तो बेटा वो पानी में जो है वो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, दे आर इनसोल्यूबल, सो वो जो है वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, तो उनको जो है वो पहले जो है उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में उनको इनकॉर्पोरेट करना, उसको हम कहते हैं माइसिल्स। ठीक है, और वो माइसिल जो है फिर वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर चली जाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करती है, वो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल के कोट बनाते हैं उसके अराउंड। ठीक है, प्रोटीन के कोट जो है वो माइसिल्स अपने अराउंड बना लेती है, और फिर प्रोटीन का कोट बन गया। ठीक है, प्रोटीन का कोट, अंदर से फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, और एक बार ये कोट बन गया तो ये काइलोमाइक्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, इसको हम लैक्टियल्स भी कहते हैं इन द विलाई। एंड देन ये जो लिम्फ वेसल्स है ये अल्टीमेटली जो है ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, मतलब ये लैक्टियल्स के जरिए जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं फैट्स। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम सब्सटेंसेस देखा जाए तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स में होता है, जैसे कि कोई सब्सटेंस जो है वो माउथ में एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई स्टमक में, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो एक ब्रीफ समरी हम अगर देख लें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की कौन सा सब्सटेंस कहाँ पे किस तरह से जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो कुछ ऐसा होगा। देखो अभी सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सबसे पहले उसमें आएगा माउथ। तो माउथ में जो है वो सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, जैसे ही सर्टेन ड्रग्स जो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आती है तो लोअर साइड ऑफ टंग से जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज। फिर स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक से एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सारे सब्सटेंस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंड लिम्फ में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स का भी वहाँ पे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये जो सारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है ये फाइनली ब्लड के जरिए टिश्यूज़ के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पे टिश्यूज जो है वो डे टू डे लाइफ के लिए इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उससे जो है वो एनर्जी जो है वो क्रिएट करते हैं, उससे जो है वर्क डन करते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं और टिश्यू से अपने यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है,
तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन हम उसको कहते हैं। और ये जो सारी अभी डाइजेस्टिव वेस्टेज है उनको जो है वो सॉलिडिफाई किया जाता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम के जरिए जो है फिर वो न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और जिससे जो है हमें पता चल जाता है कि हमें जो है अभी टॉयलेट में जाने की ज़रूरत है। दैट इज़ हमें जो है अर्ज हो जाती है, डिजायर हो जाती है कि हमको जो है इन फीसिस का रिमूवल करना है, मतलब हमें कॉल आ जाता है कि बाबा दिस टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गो टू बाथरूम, ओके, थ्रू द न्यूरल रिफ्लेक्स। और ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए हम डिफेशिएशन करते हैं, मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल है हम बॉडी के आउटसाइड डालते हैं थ्रू द एनस, ठीक है, इसे हम ईजेशन कहते हैं, ठीक है, ईजेशन। एंड ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, यू नो दैट, हमारे विल के अनुसार जाती है। जब तक हम मतलब जब हम 5-6 साल के होते हैं तब हमसे ये इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन एक बार हम जो है वो अपना कॉन्शियस गेन कर लेते हैं 5-6 साल की उम्र के बाद, तो ये जो है वो वॉलेंट्री प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। एंड इट्स कैरिड आउट बाय मोस्टली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यू नो दैट, जो है वो बाहर डाले जाता है मोस्ट ऑफ द फूड्स। अब बात करते हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्टली देखा जाए तो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन अलाइनमेंट, मोस्ट कॉमन डिसीज भी देखा जाए तो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और ये मोस्टली होता है थ्रू द बैक्टीरियल एंड द वायरल इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन आल्सो पैरासाइट्स के जरिए भी हो सकते हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जॉन्डिस, उसे हम पीलिया भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें लीवर अफेक्टेड हो जाता है, स्किन अफेक्टेड हो जाती है और आइज भी अफेक्टेड हो जाते हैं। ये सारे ऑर्गन जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वाइल्ड पिगमेंट्स ड्यू टू बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन, ओके, तो पीलिया भी कहते हैं इसे। उसके बाद आता है ओमेटिंग। ओमेटिंग मतलब क्या, ये स्टमक से जो है वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है, इजेक्शन ऑफ स्टमक होता है, जिसके जरिए स्टमक के जो कंटेंट है वो इसोफेगस के जरिए, माउथ के जरिए फिर से बाहर डाले जाते हैं, ठीक है। ये जो है वो वोमिट सेंटर कंट्रोल करता है इनटू द मिडिल ऑब्लिंगेटा, ठीक है। वोमिट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडिल ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है। और वोमिटिंग होने से पहले हमें जो फीलिंग आती है उसे हम नॉजिया कहते हैं, ठीक है, नॉजिक फीलिंग जो है हम उसे कहते हैं। उसके बाद डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट होती है, मतलब हमको बार बार जो है वो टॉयलेट जाना पड़ता है, ठीक है, और टॉयलेट जो है फीसिस जो होती है मोस्टली सॉलिड होती है, लेकिन डायरिया होने के बाद जो है फीसेस लिक्विड हो जाती है, ठीक है, फीकल डिस्चार्ज जो है वो लिक्विड हो जाता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं डायरिया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इट रिड्यूसेस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं हो पाता है क्योंकि सारा फूड जो है वो लिक्विड के जरिए जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको मालूम है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है और हम इतनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सब्सटेंसेस। कुछ कुछ सब्सटेंसेस के लिए जो है हम एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है डायरिया में जो है फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। फिर हम बात करें अबाउट द कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि फूड जो है नॉर्मली डायरिया के अपोजिट जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि फूड जो है वो अटक जाता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और रिटेन रहता है वहीं पे भी और वो मोस्टली बाहर नहीं आता है। नॉर्मली वो जो है वो बाहर नहीं आता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसमें फीसेस जो है वो रिटेन होते हैं विद इन द कोलॉन रीजन और बॉयल मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है, इरेगुलरली होती है। फिर उसके बाद आता है इंडाइजेशन। कभी कभी हम जो है फूड प्रॉपरली खाते नहीं है, अच्छे से चबा के खाते नहीं है, हम जो है वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, फुलनेस फीलिंग आ जाती है, पेट फुल हो गया फिर भी जो है हम खाते रहते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। और कभी कभी तीखा खा लेते हैं, कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि इनएडिक्वेट जो है वो एंजाइम सीक्रेशन होता है। पेट में जो है हमारे एंजाइम सीक्रेट होने की एक लिमिट होती है और उससे जो है वो इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन होता है और इसी के कारण जो है हमें क्या होता है, इंडाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमें एंजाइटी होती है, फूड पॉइजनिंग होता है ओवर ईटिंग के कारण, ठीक है, या स्पाइसी फूड खाने के कारण हो जाता है मोस्टली, ठीक है। फूड पॉइजनिंग जैसे भी ये इंडाइजेशन होता है, ठीक है। सो बार बार मोस्टली जो है वो टॉयलेट को विजिट करनी पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है। साथ में अगर हम बात करें इसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन डिफिशियंसी भी होती है। मतलब ये जो सारी डिसीज है वो अगर एक्सेस ऑफ ओवर ईटिंग के कारण होते हैं या फिर इन्फेक्शन के कारण होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जो डिफिशियंसी के कारण होते हैं एंड मोस्टली उसमें आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज PEM,
डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है फैला हुआ है, एंड मोस्टली अंडर डेवलप कंट्रीज जो होती है एज लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, मोस्टली देन साउथ अमेरिका, देन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये सारी रीजन है जहाँ पे मोस्टली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है, और बहुत सारे देशों को ये अफेक्ट करता है। एंड उसी के साथ साथ कुछ कंट्रीज होती है जैसे कि वॉर कंट्रीज, ठीक है, वॉर के कारण या फिर ड्रॉट के कारण या पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण जो है वहाँ पे ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है। और मोस्टली ये बांग्लादेश में हमको देखने को मिला था ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन ऑफ वॉर, एंड इथियोपिया में, ठीक है, इथियोपिया में हमको जो है देखने को मिला था ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट एंड माइग्रेटिस। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कम लोग जो है वो अटेंशन देते हैं। तो देखो बांग्लादेश में ये सारी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आई थी, पीएम आया था ड्यू टू द लिबरलाइजेशन वॉर, ठीक है, ड्यू टू द लिबरलाइजेशन वॉर, ठीक है, इंटरनल वॉर हुआ था वहाँ पे। और इथियोपिया में अगर हम बात करें तो सीवियर ड्रॉट कंडीशंस आई थी इन मिड-80s, उसके कारण जो है वहाँ पे ये डिसऑर्डर जो है वो लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो पॉपुलेशन में देखा गया था। सो पीएम जो होता है ये मोस्टली अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। सो मैरास्मस की अगर हम बात करें सबसे पहले, इट इज़ प्रोड्यूस बाय साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, ठीक है, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अबाउट द मैरास्मस। ये मोस्टली इन्फेंट में फाउंड आउट किया जाता है जिनकी एज लेस देन 1 ईयर है। अगर मदर के मिल्क को बहुत ही जल्द जो है वो रिप्लेस किया जाए बाय अदर फूड्स, देन ये मोस्टली जो है वो डिफिशियंसी होती है, और उसके कारण जो है चिल्ड्रन को प्रोटीन्स एंड टोटल कैलोरिक वैल्यू जो है वो नहीं मिल पाती, और उसके कारण जो है यहाँ पे मैरास्मस उनमें देखने को मिलता है। मोस्टली ये किस में होता है, जो मदर जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट बर्थ हुआ है, चाइल्ड बर्थ अभी रिसेंटली हुआ है, और वो चिल्ड्रन काफ़ी छोटा है पहले वाला, और इसलिए जो है वो डिलीवरी में गैप रहना चाहिए 3 साल का मिनिमम। अगर वो गैप नहीं होता है तो जो है वो फिर पीएम होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। मैरास्मस में देखा जाए तो प्रोटीन डिफिशियंसी जो है वो इम्पेयर्स करती है ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है वो थिनिंग ऑफ लीव हो जाता है, ठीक है, मसल प्रोड्यूस नहीं होते तो बच्चा जो है काफ़ी थिन हो जाता है, हाथ पैर उसके काफ़ी थिन हो जाते हैं, स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई, थिन एंड व्रिंकल्ड हो जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है एंड रिंकल्ड हो जाती है, और जो ग्रोथ रेट होते हैं वो भी काफ़ी कम होता है चिल्ड्रंस में, और बॉडी वेट जो है वो काफ़ी कंसिडरेबली जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम बात करें क्वाशियोरकर की, सो क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है, अनअकम्पनीड बाय कैलोरीफिक डिफिशियंसी। मतलब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं देखो वो क्लियर कर रहा हूँ, मैरास्मस टोटल कैलोरिक वैल्यू एंड प्रोटीन्स के कारण होता है, डिफिशियंसी के कारण। क्वाशियोरकर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण जो है होता है, ठीक है, और ये किससे होता है, ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरीफिक लो प्रोटीन डाइट, ठीक है, इन चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, मतलब मैरास्मस लेस देन 1, क्वाशियोरकर मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अभी मैरास्मस में क्या होता है कि भैया थिनिंग ऑफ लिम्स एंड वो जो है वो ड्राई स्किन हमको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको क्वाशियोरकर में वेस्टिंग ऑफ मसल देखने को मिलता है, ठीक है, मसल जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, लिम जो है वो थिन हो जाते हैं, लेकिन पेट जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ग्रोथ तो होती नहीं इसमें भी, और ब्रेन डेवलपमेंट भी यहाँ पे देखी नहीं जाती, ठीक है। और अनलाइक द मैरास्मस में पूरा जो है वो थिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है फैट रह जाता है, थोड़ा बहुत फैट जो है वो बॉडी के अंदर होता है चिल्ड्रन के, ठीक है, और उसमें एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है, एडिमा मतलब आप उसके स्किन को प्रेस करोगे तो उसमें खड्डा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसमें खड्डा जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है, तो उसमें एडेमा होने के चांसेस होते हैं, और स्वेलिंग भी जो है वो काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होप तुमको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, तो मैं आपको, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ बायो कट्टा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, @shubham mule88 जो है सर्च कर लो।
या फिर ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड मेरा और एक चैनल होता है ई कट्टा, जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये जो पॉडकास्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप अगर सोचते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है और आपको इससे हेल्प हो रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ जो है ये शेयर करें। अगर आपकी नीट हो चुकी है और आपको इस पॉडकास्ट ने काफ़ी हेल्प की है, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी ये जो सजेशन ज़रूर दे कि वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए जाए और अपनी बायो की रिवीजन कराए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।